सब देशों की अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है, भारत में ही अंग्रेजी चलती है। और ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषा है जिसका कोई और छोर नहीं है। पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट तो पीयूटी पट, सीयूटी कट बीयूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट सीयूटी कुट होना चाहिए। क्या मूर्खतापूर्ण भाषा है। अंग्रेजी में लिखते हैं चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा लिखते हैं ना। अच्छा, कहीं पे CH चोपड़ा कर देते, कहीं CH कोपड़ा कर देते। अब कहां कर देते? केमिस्ट्री लिखते हैं तो CHEMISTRY, वहां CH है, यहां CH है, यहां चोपड़ा हो गया, वहां केमिस्ट्री क्यों नहीं है? और अगर वहां केमिस्ट्री है तो यहां कोपड़ा क्यों नहीं है? कोई जवाब है? मूर्खतापूर्ण भाषा, जिसका कोई ग्रामर नहीं है, उधार लिया हुआ सारी दुनिया से। शब्द नहीं है उनके पास, सब उधार लिया हुआ है। शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में। एक शब्द है अंकल, ले दे के, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, सब अंकल। हमारे यहां हो सकते हैं चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा है। हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम है। लैटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इनसे ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपना। हम उसको वाह वाह करते रहते। इसमें मत फंसिए। और अंग्रेजी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं, बोलते रहते हैं फालतू में। हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत हैं। अधकचरे लोग पता है कैसे? पिताजी हैं रामदयाल, माताजी हैं गायत्री देवी, बेटा है टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? अब उनसे मैं पूछता हूं, भाई आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा? कुछ मालूम नहीं। फिर उनको दिखाता हूं कि देखो, टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। अंग्रेजी में टिंकू उसको कहते हैं जो आवारा हो, बाप की ना सुने, मां की ना सुने। आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा करना चाहते हैं। नाम रखे हुए बबली, डबली, डिंकल, ट्विंपल, पंपल, पता नहीं क्या क्या नाम। कुछ मतलब नहीं जिन नामों का, उनको रख के क्यों अपना दिमाग खराब बच्चों का करते खराब। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं, कभी मैं उनसे मिलता हूं, अधकचरे लोग कैसे, ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए, बीच के रह गए, त्रिशंकु। हाँ वो कभी मिलेंगे, कहेंगे राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूं ओ रियली, शी इज योर मिसेज? क्योंकि उनको मिसेज का मतलब नहीं मालूम। मिसेज का मतलब जानते? मिसेज का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री, वो मिसेस होती है। और यहां धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में सब लगे रहते हैं। ऐसे बोलते हैं, हो ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है। और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम। ये अंग्रेजी का तो है नहीं, ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में शब्द है मादाम, MA मां, DAME दाम। मां माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, स्त्री, लड़की। मां दाम, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी जो भी कुछ है वो आपकी है। तो सब हो सकती है क्या आपकी? मैडम 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 मैडम, जिसको देखो उसको मैडम आप कहते रहते हो। क्या मूर्खता आप सब करते। ये सब बंद करो आप। ये मैडम कहना, मिस्टर कहना, मिसेस कहना बंद करो सर। मालूम ही नहीं है आपको, आप बकते जाते हैं, कहते जाते हैं। मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे है, क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है। और ये तो बहुत ही खराब शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस। आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है। मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमेरिकी सभ्यता पर बहुत काम कर रहा हूं, रिसर्च बहुत किया है। हर शब्द का एक इतिहास है।
अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहां से आया, मिसिस कहां से आया, मैडम कहां से आया, इसका अपना पूरा हिस्ट्री है। अगर वो जान लें तब इस्तेमाल करें तब तो समझ में आता। बिना जाने बूझे हम इस्तेमाल करते। बंद करिए ये सब, इसमें कोई शान की बात नहीं है। श्रीमान कहिए, श्रीमती कहिए। श्रीमती कितना सुंदर शब्द है। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और सरस्वती माने बुद्धि और लक्ष्मी जहां एक साथ हो वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है। तो गर्व करिए अपनी भाषा पर, भाव रखिए अपनी भाषा का। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पे करेगा? भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज, ये सब गर्व करने की चीज है। अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी सीखिए भाषा के रूप में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसको जीवन में ओढ़िए और बिछाइए मत कभी। दूर रखिए थोड़ा। जबरदस्ती किसी पे रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे, वो बहुत खराब है। आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए। हम चाहते हैं भारत स्वाभिमान की शिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े, मातृभाषा में सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम हमारा अपना हो। मैकॉले वाला पाठ्यक्रम हम हटा दें, गुरुकुल पद्धति फिर से आए जहां शिक्षा निशुल्क मिले। क्या करोड़पति, क्या रोडपति, और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए। जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए हम एक अभ्यासक्रम बना रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, आपको मैं दे दूंगा। आपकी इच्छा हो तो उस अभ्यासक्रम को आधार बना के यहां होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते, 1 नहीं 10 कर सकते। उसके लिए पहले शिक्षकों को तैयार करेंगे। जैसे अभी हम योग शिक्षक तैयार करा रहे हैं, वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए शिक्षक तैयार करेंगे। उनके भी प्रशिक्षण शिविर होंगे। आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं, समूह में चला सकते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था में इम्तिहान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। ज्ञान असीमित है, कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी। ज्ञान तो सीखना और सिखाने का काम होता है। हमारे गुरुकुल चला करते थे, कोई परीक्षा नहीं होती थी उनमें, और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था, ज्ञान के लिए सारा होता था। तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षा पद्धति आए। उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश में। जैसे एक सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसे ही हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे। उसके नीचे सब गुरुकुल चलाएंगे और उनकी मान्यता वहीं से होगी। तो अभी एक पतंजलि विश्वविद्यालय तो बन ही रहा है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा। उसके नीचे ये सब काम चलेगा। तो आपकी इच्छा होगी तो आप भी इसमें जुड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा अभियान होगा। जैसे योग और प्राणायाम का है ना, वैसे ही शिक्षा के स्वदेशीकरण का अभियान लगभग 2 साल में शुरू होगा। बहुत बड़ा अभियान होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा। मूल से, जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो भी कोशिश है। अब इस विषय पर अगर मैं व्याख्यान देता हूं तो 3 घंटे लगता है। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने संक्षेप में बताया। अगर आपकी इच्छा हो तो संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पत्र डाल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। जी, तो क्या अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल या उपयोग नहीं करें? नहीं, जरूर करें। बस ये चेतना के साथ करें, ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है। आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है। इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते। हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं। सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करे नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें।
उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। उनको देखकर वोट करें। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं खुल के, पार्टी को कभी भी वोट ना करें, प्रत्याशी को वोट करें। हमारे यहां क्या होता है ना, पार्टी एक साथ टिकट बांट देती है चोर उचक्के लुच्चे लफंगे गुंडों को, और एक पार्टी ने गुंडों को दिया, दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है, क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टक्कर दे सकता है। ये उनके तर्क हैं, कुतर्क। हाँ, व्यक्ति को वोट दें। हाँ, तो तीसरा अपना खड़ा करें। अगर आपके यहां ऐसी मजबूरी आ जाए कि दो गुंडे हैं बड़े बड़े, तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें। ये मेरा कहना। जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता है, उसको आप खड़ा करें और जिता के विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाएं। पार्टियों के खड़े किए हुओं को हराएं, ध्वस्त करें उनको। क्योंकि पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं हमने खड़ा कर दिया, जीतने ही वाला है। अभी इनका ये घमंड तो तोड़ ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा, गारंटी नहीं है। लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है। और ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया लोगों ने। तो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए। ये चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के ही आने वाला हूं, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहां मैनेज किया है, मैंने वहां में। इनका घमंड और गुरूर तो टूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है, जिसमें सारे अधिकार लोगों के खत्म करने पड़ते हैं। यही घमंड हो गया था श्रीमती गांधी को कि मेरी सत्ता को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की। और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को, जो भगवान न करे दोबारा देखने पड़े। इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था। जो गांधी, श्रीमती गांधी हारती नहीं थी कहीं से चुनाव, उनको पानी पिला दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी इस देश में, आपको मालूम है। तो इस देश की जनता में उतनी चेतना और उतना विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि कोई सिर चढ़ के ना बैठ जाए। वो आपका प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का। उसको उसकी जगह दिखा के रखो। हमने इनको बहुत ज्यादा सिर चढ़ा लिया है, अपने जनप्रतिनिधियों को। हर बड़े छोटे काम में हम लेके पहुंच जाते हैं, आओ नेताजी, हमारा ये उद्घाटन, हमारा वो। क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने। वो इस काम के लिए थोड़ी है जो आपका उद्घाटन करते फिर हैं, वो कानून बनाने के लिए भेजे गए हैं विधायिका में, लोकसभा में, वही काम करने देना चाहिए। हरी झंडी हिला रहे हैं जैसे कोई गार्ड खड़ा हो गया, ट्रेन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन, कहीं मृत्यु देने वाला जो शमशान है वहां भी उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, नल का उद्घाटन, माने मजाक बना दिया पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा को। हर छोटे बड़े काम में होटल का उद्घाटन करने पहुंच गए किसी कहीं, ऐसी स्थिति हमने बना रखी है। क्यों दिमाग खराब किया? हमारे पास क्या विद्वानों की कमी हो गई है जो उद्घाटन करने को हमें नहीं मिलते, या हमारे पास अच्छे लोगों की कोई कमी हो गई है? अपने जीवन में थोड़े परिवर्तन लाइए, इनको इनकी जगह रहने दीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है, एक मेरा सूत्र है, इस पर आप हंसिए मत, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारा पूरा घर होता है ना, उसमें एक टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट के बराबर पूरी पॉलिटिक्स है, बस। वो पूरा घर नहीं है। टॉयलेट में जाते हैं क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता, उतना ही है पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा नहीं है। हमने इसको पूरा घर बना दिया है। हमारे घर का पूजा घर, हमारे घर का रसोई घर, हमारे घर का ड्राइंग, सब पॉलिटिक्स 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 कर दिया। माने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया। ये गड़बड़ हो गई है, इससे संतुलन टूट गया हमारा विचार करने का, आचरण करने का। इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है, शायद 5%, 10%, बहुत अधिक तो 15%। उसको उतना ही रखिए, पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए। समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए। हम लोग भारत स्वाभिमान की तरफ से यही करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिस्सा मानकर, बाकी काम उससे ज्यादा बड़े हैं इस देश में, उनको करने की तैयारी इस भारत स्वाभिमान की मदद से हो रही। क्योंकि कोई पार्टी ये काम नहीं करेगी,
हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, इसमें मानसिकता बनती है व्यवस्था से। ये जो व्यवस्था है ना, वो लोगों को मजबूर करती है। इस व्यवस्था में क्या है, जो पैसे वाला है वही जिंदा रह सकता है, जो गरीब है उसके जिंदा रहने के रास्ते बंद हैं। इसलिए हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था उसको जिंदा नहीं रहने देती। आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिंदा रह सके इस व्यवस्था में, तो किसी की आकांक्षा नहीं है लखपति होने की। वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है। तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके, रह सके। अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है। ये नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपए भी नहीं है और एक को 1 मिनट में 20,000 है। तो व्यवस्था बदल के आदमी के मन में आश्वस्ति ज्यादा हम पैदा कर सकते हैं, तब वो लखपति बनने का ख्वाब छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रोडपति होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है। तो सम्मान बढ़ाना है उसका, ऐसी व्यवस्था बनानी। जी, दो तीन छोटे काम है। एक तो ये काला धन खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इनकम टैक्स की मदद से। दूसरा काम ये कर दीजिए कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फांसी और मृत्यु दंड की सजा, कानून बना के। जैसे आपने कानून बनाया ना, बलात्कारी आदमी है उसको 14 साल की जेल, या बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया तो फांसी। ऐसे ही आप बना दो कि आपने सरकारी पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार किया, जैसे चीन में है, वहां फांसी की सजा है, 1 ही मिनट लगता, गोली मार देते हैं। चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता, 3 दिन नहीं लगते उनको, तीसरे दिन तो गोली मार देते हैं। चीन में तो बहुत ज्यादा करप्शन है। हाँ, ये भी सही है कि करप्शन है, लेकिन उनका करप्शन और हमारे करप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। उनका करप्शन वैसा ही है जैसे अमेरिका में, ऊपर के लेवल पर, टॉप में। हमारे यहां जैसे ये तहसीलदार के पास जाओ, अपनी जमीन के कागज निकलवाओ तो कहेगा 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। बाबू के पास जाओ, क्लर्क के पास कहेगा 1 चाय प्याला पिला दो, 2 चाय पिला दो। ये नीचे के स्तर पर छोटी छोटी, ये चीन में नहीं। वहां आदमी बहुत आराम से जिंदा रहता है। चीन में क्या है, ऊपर के लेवल पे करप्शन है, लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह कांप जाती है। चीन में और इसी तरह का है, मिलावट आपने की, पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से। अभी चीन में मिलावटी दूध पकड़ा गया, केस आ गया, 3 महीने में फैसला हो गया। एक साथ 543 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया चीन की सरकार ने, मिलावटी दूध पकड़ा, एक साथ, बिना मुरब्बत के। अब हमारे यहां मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिंदा रहते हैं, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कानून ऐसे। तो आप कानून कुछ जगह थोड़े कठोर बना दो, भ्रष्टाचार के, मिलावटखोरी के, आप देखो इस पे बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और समाज में गरीब से गरीब आदमी को सम्मान के साथ जिंदा रहने का रास्ता खोल दो, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। हर आदमी पैसा कमा के जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है। आप दूसरे चीजों में सम्मान बढ़ा दो, उसका कारीगरी का सम्मान बढ़ा दो, ज्ञान का सम्मान बढ़ा दो, उसके नॉलेज का सम्मान बढ़ा दो, वो पैसे की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो उतना ही चाहिए खाने पीने के लिए। सम्मान दूसरी चीजों से मिलने लगे पैसे के अलावा, तो उस रास्ते पे लोग चल पड़े। ये तो हम जैसी व्यवस्था बनाए वैसे बनने की बात। जी, को लाभकारी धंधा बनाने की हर पार्टी जी, परंतु इसके अर्थतंत्र को समझते हुए भी इसे नकारती क्यों? एक ही बात है, हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भूखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर।
एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा, जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो। जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा। इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी। आपकी 99% आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ और जीवन में भी उतारा। एक ही चीज, दूध थोड़ा सा मतभेद से आपका हुआ है, दूध का हमारा नैतिक अधिकार कैसे है पीने का? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, के अलावा बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूं, इन्होंने नहीं कह पाया, मैं कहता हूं। इनका ये कहना है और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेष रूप से मेनका गांधी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है। जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है, वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है, ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है, तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी कुछ ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10वां हिस्सा होता है। ये विज्ञान का नियम बता रहा हूं आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी, उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो, जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो, तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे, उसको टट्टियां हो जाएंगे। अब सुनो, अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है। अब उसकी मां को दूध उतरता है 15 लीटर, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध मां को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो मां मर जाएगी। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। आपको मालूम है, जिस गाय का दूध नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है वो। कई बार क्या होता है ना, मां जैसे वैसे ही गाय, कोई मां है ना, जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया, तो अंदाजा लगा लो उस मां को कितनी तकलीफ होती है, उसका दूध नहीं निकलता। वैसे ही गाय का बच्चा मर गया, अब दूध तो बच्चे के लिए है, वो तो मर गया, आप तो निकालोगे नहीं, क्योंकि आप नैतिक मानते हो, अनैतिक मानते हो,
तो मर जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बछड़े और बछिया के लिए वजन के अनुपात के हिसाब से दूध छोड़िए। तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि 1 थन का दूध बछड़े और बछड़ी के लिए, 3 थन का दूध अपने लिए। तो ये बैलेंस की व्यवस्था है, पूरा दूध निकलता भी रहे, मां भी जिंदा रहे, बछड़े भी जिंदा रहे, बछिया भी जिंदा रहे। अब क्या हुआ, इस देश में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूध बच्चे का अधिकार है, आप पी रहे हैं तो आप अनैतिकता कर रहे हैं। तो अब फैल गया, दूध पीना बंद कर दो। क्या पियोगे? आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। अमेरिका और यूरोप में दूध की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनके पास दूसरी कई चीजें हैं। वो बीफ ईटर है, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के शरीर में कैल्शियम है, उसके मांस में बहुत कैल्शियम है। तो गाय का मांस खा के कैल्शियम की पूर्ति कर लेते हैं। सुअर का मांस खा के और ज्यादा कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पोर्क ईटर हैं, बीफ ईटर हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो पूर्ति कर लेते हैं। हम शाकाहारी हैं, हमारे पास तो एक ही चीज है दूध, और दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए भारतीय व्यवस्था में तो दूध की सबसे बड़ी जरूरत है। आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे, दूध नहीं निकालेंगे तो उनका। इसलिए दूध तो निकाल। भैंस में भी सामान्य रूप से 10-12 लीटर दूध होता है। एक दिन में उसके बछड़े को 1.5-2 लीटर की ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी तो निकाल के आपके लिए ही है। अभी मैं चलते चलते आपको मेरा पता दे देता हूं, कभी भी आपके मन में सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, राजीव दीक्षित, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आप मुझे पत्र